हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय बैक मूवी एक्सप्लेन जीके। चिल गाड़ी रुक जाएगी। फ्रेंड की माँ से ही प्यार कर बैठता है और उसके पास जाने के लिए और अपनी ठरक मिटाने के लिए वह कई कोशिशें करता है। इस मूवी का प्लॉट इतना जबरदस्त है कि IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। और मुझे पता है कि इस स्टोरी में आप इतने खो जाओगे कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाओगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में इसे लाइक भी कर देना। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं मूवी के प्लॉट एंड स्टोरी की तरफ। सो लेट्स बिगिन द मूवी कॉल्ड इन द हाउस। तो फिल्म शुरू होती है और हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जो साल की शुरुआत में ही टीचर्स की एक मीटिंग रखते हैं। तभी हम एक जर्मन नाम के टीचर को देखते हैं जो यहाँ के बच्चों को लिटरेचर पढ़ाता है और उसने आज अपनी क्लास को एक असाइनमेंट दिया है जिसमें स्टूडेंट्स को लिखना है कि उन्होंने अपने लास्ट वीकेंड में क्या क्या किया। अब जर्मन बच्चों के असाइनमेंट को घर पर चेक कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी वाइफ जेनी भी होती है जो कि नंगी दड़ंगी मूर्तियों को बेचने का बिजनेस करती है। अब जेनी बातों ही बातों में उन बच्चों के असाइनमेंट को देखती है और जर्मन से कहती है कि इन बच्चों के तो बहुत ही खराब मार्क्स हैं। जर्मन कहता है कि किस बात के दूं मैं इन बच्चों को नंबर। मैंने इनको असाइनमेंट दिया था कि तुमने अपने लास्ट वीकेंड पर क्या क्या किया है उसके बारे में साहित्यिक रूप में लिखो। तो देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है। एक ने तो लिखा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ मेले में गया था और वहाँ से एक 5 रुपए वाली पटकाने की बंदूक लेकर आया हूँ। और दूसरे ने लिखा है कि हमारे घर के पास एक आदमी कुल्फी बेचने आया था और हमने उससे कुल्फी खरीद कर खाई। तो तुम ही बताओ मैं इन चीजों पर कहाँ से नंबर दे दूं जो कि लिटरेचर के जरा भी करीब नहीं है। तभी जर्मन की नजर एक बच्चे के असाइनमेंट पर पड़ती है जिसका नाम होता है क्लाउड। वह लिखता है कि मैथ की स्टडी करने के लिए मैं अपने फ्रेंड राफा के घर गया और मैं उसके घर में काफी दिन से जाना चाहता था और कई बार मैं उसके घर को बाहर से भी देखा करता था। फिर एक दिन मैंने उसके घर में राफा की माँ को देखा जिसे देखकर मेरे शरीर में चुलबुली सी मचने लगी और मैंने प्लान बनाया कि मैं स्टडी के बहाने राफा के घर उसकी माँ के दर्शन के लिए जाऊंगा क्योंकि राफा मैथ में काफी कमजोर है। और मैं इसी का फायदा उठाकर राफा के घर पहुंच गया और मैंने घर के अंदर जाकर देखा कि उसका भी रूम वैसा ही है जैसे और कई बोरिंग बच्चों का होता है। लेकिन मुझे राफा और उसके रूम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी उतावली नजरें तो राफा की माँ को ऐसे ढूंढ रही थी जैसे प्यासा पानी को और भूखा खाने को ढूंढता हो। फिर मैंने राफा को एक हार्ड सा सवाल दे दिया जिसमें वह उलझा रहे और मैं कोको कोला पीने के बहाने उसके घर को एक्सप्लोर करने लगा। तभी मुझे अचानक से एक ऐसी महक आई जो मुझे अपनी ओर खींचने लगी और वह महक किसी मिडिल क्लास लेडीज परफ्यूम की थी। मैंने इस महक को फॉलो किया और एक रूम में जाकर देखा कि वहाँ पर राफा की माँ थी और मैं उन्हें तब तक देखता रहा जब तक कि उन्होंने अपनी नजरें नहीं उठाई जो कि बिल्कुल सोफे के कलर की थी। मैंने उनसे बात करने के लिए उनसे पूछा कि बाथरूम कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बाथरूम का रास्ता दिखाया और कहा कि तुम इसे अपना ही घर समझो और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। और अब मैं वापस राफा के रूम में गया और उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जो मुझे मालूम था कि राफा सॉल्व नहीं कर पाएगा। और मैंने उससे कहा कि तुम तो मैथ में काफी कमजोर हो, तुम्हें तो रोज ट्यूशन देना पड़ेगा। मैंने उससे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे अब इस घर में रोज आना था। और पेज के लास्ट में लिखा था कहानी अभी जारी है। अब यह सब पढ़कर जर्मन चौंक जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वाह क्या बात है, इस उम्र में इस बच्चे ने कितने खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर जर्मन इस बच्चे क्लाउड के खूबसूरत शब्दों और साहित्यिक भाषा को देखता है लेकिन उसके इरादों को नहीं देख पाता। और हम व्यूवर्स तो अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर वह राफा की माँ के साथ करना क्या चाहता है। अब यहाँ पर हम व्यूवर्स के लिए भी एक सवाल बनता है कि अगर क्लाउड राफा की माँ के साथ गुत्थम गुत्था करना चाहता है तो वह इस बात को अपने टीचर जर्मन को क्यों लिख कर देता है। वह चुपचाप भी यह काम कर सकता है। लेकिन यह हमें आगे पता चलेगा कि आखिर वह ऐसा करता क्यों है। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि क्लास खत्म हो जाने के बाद जर्मन उस बच्चे क्लाउड को रोक लेता है और उसे कहता है कि तुमने यह सब लिखा तो काफी अच्छा है लेकिन यह सब अगर राफा ने पढ़ लिया कि तुम उसकी माँ को किस तरीके से देखते हो तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। और यदि यह सब स्कूल के डायरेक्टर ने पढ़ लिया तो क्या होगा। तो इस पर क्लाउड जवाब देता है कि यह सब मैंने आपके लिए लिखा है, डायरेक्टर के लिए नहीं। और जर्मन को एक और असाइनमेंट देकर वहाँ से चला जाता है। जर्मन अपनी वाइफ को बताता है कि क्लाउड ने फिर से एक और असाइनमेंट दिया है। तो उसकी वाइफ कहती है कि चलो पढ़ते हैं कि आखिर उसने इस बार क्या लिखा है। तो क्लाउड लिखता है कि जब मैं इस बार राफा के घर गया तो जिस पोजीशन में उसकी माँ थी तो मैं नहीं चाहता था कि वह अपनी पोजीशन से हिले। लेकिन तभी राफा बोल पड़ा और सारा बना बनाया माहौल बिगाड़ दिया। फिर राफा अपनी माँ से कहता है कि उसने मैथ में इस बार काफी अच्छा सुधार किया है और यह सब क्लाउड की वजह से हुआ है। लेकिन तभी क्लाउड की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें राफा, उसके फादर और उसकी मदर होते हैं। और क्लाउड इस तस्वीर में राफा के फादर को देखकर सोचता है
कि यही मोटा में। तब जेनी कहती है कि यह तो मेरा आर्ट है, इसको गलत मत कहो। तो जर्मन कहता है ऐसे ही यह उस बच्चे का आर्ट है। तब जेनी कहती है कि तुम्हें इस बच्चे के बारे में स्कूल के डायरेक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चा मुझे दिमागी रूप से हिला हुआ लग रहा है और इसे डॉक्टर की जरूरत है। तब जर्मन कहता है कि ऐसा नहीं है, पर फिर भी वह अपनी तसल्ली के लिए अगले दिन क्लाउड के बारे में जानने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड को चेक करता है, जिसमें उसकी फैमिली के बारे में लिखा होता है कि वह 2 साल पहले यहाँ रहने के लिए आए थे और वह काफी बार अपना घर बदल चुके हैं। तब जर्मन को यह लगता है कि शायद यह बच्चा परेशान है और उसे एक गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन हम व्यूअर समझ जाते हैं कि क्लाउड की फैमिली बार बार घर क्यों बदलती है। जी हाँ, आप सही समझे, क्लाउड की खतरनाक हरकतों के कारण और उसकी मिडिल क्लास वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण। लेकिन जर्मन सोचता है कि वह उसकी राइटिंग स्किल को और सुधारेगा और उसको एक बड़ा लेखक बनाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि क्लाउड लेखक नहीं बल्कि राफा की माँ का सेवक बनना चाहता है। अब जर्मन क्लाउड को कुछ बुक्स देता है, लेकिन क्लाउड जर्मन को फिर से एक असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा होता है कि मैं फिर से राफा के घर गया और इस बार राफा के फादर भी घर पर ही थे और फिर अचानक राफा की मदर वहाँ पर आई और वह आकर मेरे बराबर में सोफे पर बैठ गई। इससे मुझे जिस खुशी का एहसास हुआ वो मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन अचानक से राफा के फादर का एक फोन आता है और वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो मैंने तुरंत सोच लिया कि इस तरीके का फोन आना और राफा के फादर का उठकर यहाँ से जाना यही सही समय है जो मुझे राफा की मदर के और करीब ला सकता है। और तो और मैं तो इमेजिन भी कर चुका हूँ कि इस फोन को लेकर राफा के फादर की लड़ाई राफा की मदर से जरूर होगी और राफा की मदर मेरे शिकंजे में होगी। और लास्ट में लिखता है कि कहानी अभी जारी है। जर्मन इस असाइनमेंट को पढ़ता है और क्लाउड से कहता है कि तुम्हारा लिखने का तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इतना अजीब क्यों लिखते हो। तो क्लाउड जर्मन से पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो जर्मन कहता है कि मुझे तुम्हारे लिखने का तरीका बहुत पसंद है और मैं तुम्हें एक अच्छा लेखक बनाना चाहता हूँ। अब जर्मन इस असाइनमेंट को फिर से अपनी वाइफ को पढ़वाता है और इसको पढ़ने के बाद जेनी कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात को मानती हूँ कि यह लड़का राइटिंग स्किल में गॉड गिफ्टेड है, लेकिन यह हवस में भी गॉड गिफ्टेड नजर आता है और मुझे यह नहीं लगता कि तुम उसे लिटरेचर पढ़ा रहे हो, बल्कि वह तुम्हें लिटरेचर पढ़ा रहा है और साथ में मुझे भी। और अब क्लाउड जर्मन को फिर से एक असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने राफा को फिर से मैथ के एक क्वेश्चन में उलझा दिया और चुपचाप दबे पांव से राफा की मदर के रूम के बाहर से सुना कि दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। और यहाँ मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि चलो किसी चीज की शुरुआत तो हुई जो यह दोनों आपस में बहस कर रहे हैं और अब यह बहस आगे जाकर झगड़े में बदल जाएगी और यह झगड़ा फेयर में बदल जाएगा और राफा की मदर मेरे चंगुल में आ जाएगी। लेकिन अचानक से राफा की मदर रूम के बाहर आ जाती है तो क्लाउड पास में लगी पेंटिंग को देखने लगता है और अब राफा की मदर समझ जाती है कि यह लड़का हमारी बातें सुन रहा था। और राफा की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि अब हमें राफा के लिए कोई मैथ का अच्छा टीचर रखना होगा, क्योंकि मुझे इस लड़के क्लाउड की नजर ठीक नहीं लगती। और यह बात भी रूम के बाहर खड़ा क्लाउड सुन लेता है और यह सब सुनकर वह समझ जाता है कि अब यह मुझे अपने घर में नहीं आने देंगे, इसलिए वह काफी परेशान हो जाता है। उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा होता और वह सोचता है कि इसके लिए भी कुछ प्लान बनाना होगा। और वह लास्ट में लिखता है कि कहानी अभी जारी है। यह सब पढ़कर जर्मन की वाइफ कहती है कि यह सही नहीं है और यह क्लाउड कहीं सच में राफा के मदर को न पिघला दे। तो जर्मन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, यह नॉर्मल बात है और इस एज के बच्चों में यह फ्रीक्वेंसी होती है कि वह शादीशुदा औरतों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जर्मन की यह बात सुनकर तो जेनी का भी मूड बनने लगता है और वह जर्मन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। लेकिन जर्मन उसे कहता है ये बावड़ी चुपचाप सो जा और मुझे पढ़ने दे। फिर अगली सुबह जर्मन क्लाउड से कहता है कि तुम्हें अपने लिखने का यह तरीका बदलना होगा। तुम लिखते तो अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा टॉपिक बहुत गलत है और कहीं अगर डायरेक्टर ने यह सब पढ़ लिया तो मुझे तो जमीन में ही गाड़ देगा और तुम्हें हवा में उछाल देगा। तो इस पर क्लाउड जर्मन से कहता है अब तो वैसे भी मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो जर्मन तुरंत पूछता है क्यों, क्या हुआ। तो क्लाउड बताता है कि राफा की मदर नया टीचर रखने के लिए बोल रही है और अब वह मुझे अपने घर नहीं आने देंगे। और फिर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं लिखता रहूं तो तुम्हें राफा के लिए मैथ का पेपर चुरा कर लाना होगा, क्योंकि अगर मैं राफा को पेपर दे दूंगा तो वह एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा और उसके पेरेंट्स राफा के लिए नया टीचर नहीं ढूंढेंगे और मैं राफा के घर रेगुलर जाता रहूंगा। तो इस पर जर्मन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चोरी नहीं करूंगा और अगर वह तुम्हें अपने घर पर नहीं आने देंगे तो कोई बात नहीं, तुम इमेजिन करके भी लिख सकते हो। तो क्लाउड कहता है मैं उनको देखे बिना नहीं लिख सकता, तुम्हें तो पेपर लाना ही होगा। लेकिन जर्मन मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब यहाँ जर्मन एक और तो क्लाउड को पेपर देने से मना कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह मैथ वाले टीचर के पास जाता है
और उसको पटाने की कोशिश करता है, लेकिन जर्मन उसका हथौड़े जैसा मुंह देखकर ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। और फिर अगले दिन जर्मन जब क्लाउड को रोकता है तो वह मना कर देता है कि अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम मैथ का पेपर नहीं लेकर आए हो। तो बेचारा जर्मन अब एक प्लान बनाता है और वह स्कूल खत्म होने के बाद भी घर नहीं जाता। और जब सभी टीचर अपने घर चले जाते हैं तो वह तुरंत स्टाफ रूम से मैथ का पेपर चुरा लेता है और क्लाउड को ला कर देता है। और क्लाउड यह पेपर राफा को दे देता है। और जिस सब्जेक्ट में राफा को कुछ भी नहीं आता था उसमें भी वह काफी अच्छे नंबर लाया है। लेकिन राफा को यह नहीं पता होता कि आखिर मैथ के पेपर के बदले क्या दाव पर लग चुका है। वहीं दूसरी तरफ राफा के पेरेंट्स यह देख काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि यह सब क्लाउड की वजह से हुआ है। उसने ही राफा को अच्छे से पढ़ाया और वह कहते हैं कि आगे भी क्लाउड ही राफा को मैथ का ट्यूशन देगा। और जैसे ही यह बात क्लाउड सुनता है उसकी खट्टी डकारें मीठी डकार में बदल जाती हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि राफा क्लाउड से कहता है कि यह पेपर तुमने जर्मन से लिया है ना, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ नंगी धड़ंगी मूर्तियों का व्यापार करती है। अब यहाँ पर हम व्यूअर्स को यह समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर राफा क्लाउड को यह सब बातें क्यों बोल रहा है। यह इस मूवी में हमें आगे पता चलेगा। फिर एक दिन राफा अपने फादर के साथ बास्केटबॉल खेलने का प्लान बनाता है और वह क्लाउड को भी बोलता है कि तुम भी साथ चलो। लेकिन क्लाउड का दिमाग इतनी स्पीड से काम करता है कि वह तुरंत साथ जाने के लिए मना कर देता है। और वह सोचता है कि जब यह दोनों बाहर जाएंगे तो राफा की मदर घर पर अकेली होंगी और यही सही टाइम होगा जब मैं उसके साथ गपागप कर डालूंगा। अब जैसे ही राफा और उसके फादर खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद क्लाउड राफा के घर पहुंच जाता है और घर की बेल बजाता है। तो राफा की माँ बाहर आती है और कहती है कि राफा तो आज घर पर नहीं है। तो क्लाउड कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं तो अपनी मैथ की बुक्स लेने के लिए आया हूँ जो कि मैं राफा के रूम में ही भूल गया था। तो राफा की मदर उसे घर पर बुलाती है और वह दोनों राफा के रूम में जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर बुक नहीं होती। और होगी भी कैसे, क्योंकि क्लाउड यहाँ पर बुक के लिए तो आया नहीं था बल्कि वह तो अपनी भूख के लिए आया था। इसलिए क्लाउड कह देता है कि वह शायद मेरे घर पर ही होगी और बातों ही बातों में सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर देता है। और राफा की मदर से कहता है कि आपके जैसी इयररिंग्स मेरी माँ भी पहना करती थी, मगर अब वह हमें छोड़कर चली गई है। और यह सुनकर राफा की मदर को क्लाउड पर तरस आने लगता है और वह दोनों कोक पीते हुए आपस में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, जिसे देख लगता है कि अब क्लाउड राफा की मदर के काफी करीब आ गया है। लेकिन हम भी बस जानते हैं कि इन कामों में थोड़ा समय लगता है, मतलब एकदम से कुछ नहीं होता। और अब ये सब जर्मन की वाइफ जेनी भी पढ़ रही होती है, तो वह कहती है कि इसका अंत बहुत भयंकर होने वाला है, क्योंकि जब भी इस बारे में राफा और उसके फादर को पता चलेगा तो वह क्लाउड को पेल देंगे। लेकिन जर्मन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जर्मन और उसकी वाइफ अपने घर पहुंचते हैं। यहाँ जेनी का मूड कुछ सही नहीं होता, क्योंकि आज उसकी नंगी धड़ंगी मूर्तियाँ एक भी नहीं बिकी। और ऐसे में जर्मन जेनी को क्लाउड का लिखा हुआ एक असाइनमेंट देता है। तब जेनी गुस्से में कहती है कि तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या, जब देखो इसी सन के बच्चे का असाइनमेंट पढ़ाते रहते हो। और जब से तुम्हें यह बच्चा क्लाउड मिला है तब से हमने संभोग भी नहीं किया है, कहीं तुम्हें इस क्लाउड के बच्चे से प्यार तो नहीं हो गया। तो जर्मन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम जानती हो कि मैं औरतों को पसंद करता हूँ। तब जेनी कहती है कि कोई बात नहीं, इस उम्र में आदमी की ख्वाहिशें बदलने लगती हैं, तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन जर्मन कहता है कि ऐसा नहीं है। और अब जर्मन क्लाउड का असाइनमेंट पढ़ता है, जिसमें क्लाउड लिखता है कि जब मैं राफा के रूम में था तो राफा ने कहा कि वह मेरा सच्चा दोस्त है और वह मुझे अचानक से किस करने लगा। और तब हम व्यूअर समझ पाते हैं कि राफा मीठा होता है और इसीलिए उस दिन वह क्लाउड को जर्मन से दूर रहने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि क्लाउड और जर्मन की करीबियां देखकर उसे लग रहा था कि कहीं यह दोनों अपना हिसाब किताब ना बना रहे हों। और अब यहाँ अचानक से राफा के फादर आ जाते हैं और वह कहते हैं कि क्लाउड तुम्हें घर के लिए लेट तो नहीं हो रहा। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आज रात का कुछ प्लान बना के रखा होता है। तो क्लाउड कहता है कि नहीं, मैं आज राफा के रूम में ही सो जाऊंगा।